पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे। ये फ्रेंच के दार्शनिक और समाजशास्त्री दोनों, ठीक है, एक फिलोसोफर भी थे और एक सोशलिस्ट थे। इनका जन्म 1852 1858 में हुआ था। फिर इमानुएल दुर्खिम की बात करें 1858 बॉर्न हुए और इन्होंने क्या करा, फ्रांस के एप्लिन में हुआ, पेरिस में कुछ दिनों तक शिक्षा प्राप्त की और जर्मनी चले गए। इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक और लोक मनोविज्ञान, संस्कृति, समाज, मानवशास्त्र आदि का व्यापक अध्ययन किया, यानी 3 सब्जेक्ट में इन्होंने एजुकेशन हासिल की। उसके बाद बोर्डियस विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए, लेक्चरर। उस समय विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एस्पिनास भी प्रोफेसर थे, जिनका समूह मस्तिष्क संबंधी विचार उल्लेखनीय सिद्धांत था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इनके सिद्धांत से, जो कि दुर्खिम के सिद्धांत से मिलता जुलता है। तो दुर्खिम ने एस्पिन के सिद्धांत की विवेचना करते हुए उसे परिचित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, उनकी विवेचना की और उसको प्रयत्न किया कि बौद्ध में स्वरूप प्राप्त हो सके, जिससे उनका मतलब ये था कि हम इनके सिद्धांत से कुछ और सीखें, तो उनसे उनको ज्ञान हासिल हो। ठीक है, बौद्ध में ज्ञान का मतलब है कि उनको उससे हासिल करना चाहते थे। उसके बाद इससे पहले सन 1893 में डॉक्टरेट की उपाधि ने मिल चुकी थी। कब? 1893। दुर्खिम के ग्रंथ कौन कौन से थे? डेलर डिवीजन, डॉ ट्रैवल सोशल और लेस लीगल्स, यानी इनकी कई इन्होंने रचनाएं की हैं या इन्होंने किताबें लिखी हैं। ग्रंथ मतलब इनकी कुछ थीसिस चाहिए, ठीक है। अब इनकी पुस्तकें 2 थी, जो प्रथम पुस्तक 2 वर्ष की बाद पुस्तक लैग लेगस डी लेला मेथड, इसमें ही होगी, और एक आती है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये प्रकाशित हुई। अब हमें इनके क्या पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, सामाजिक अवधारणा, कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया सोशल के ऊपर, ठीक है, कॉन्सेप्ट सोशल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वाले विद्वानों में दुर्खिम सबसे पहले विद्वान थे। उनका मत था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का न केवल योग्य बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र में भी सुनिश्चित स्पष्ट होना चाहिए। सामाजिक ऐसी वस्तु है जिसमें विशेष गुण होते हैं। इन्होंने बताया कि समाज किसके लिए होती है? जनता के लिए। अब लोगों के लिए तो है समाज, लेकिन इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे क्या है, तो उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया और उस पर उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। समाज, उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान ना समाजशास्त्र ना केवल एक समाजशास्त्र बल्कि सामाजिक विज्ञानों का योग भी है। इसमें हम कई तरीके के स्वतंत्र विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अलग अलग तथ्य करते हैं। इसमें अलग अलग कृतियाँ होती हैं, उनकी वस्तुएं हैं जिनको हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं। दुर्खिम का स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं बल्कि सामाजिक तथ्य। उन्होंने कहा सिर्फ हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते, मतलब जो मानवीय, हम ये देखते हैं कि मानव क्या है, हम ऐसा पूरे समाज का अध्ययन करते हैं। तो अब जैसे उन्होंने बताया सामाजिक तथ्य को अर्थ करने के लिए इन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका केवल अनुभव के द्वारा ही जाना सकता है। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे, खुद ही नहीं समझेंगे, जब तक हम उस चीज़ को खुद प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते तब तक हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। हमें पहले खुद इसका अनुभव करना होगा। हमें अगर किसी चीज़ को समझना है तो पहले उस चीज़ से खुद गुजरना होता है। हमें जितना अनुभव एक्सपीरियंस होगा उतनी ही चीज़ों को हम समझेंगे। यानी अगर हमें सामाजिक तथ्य के बारे में जानकारी देनी है तो हम इसके एक्सपीरियंस से ही समझ जाएंगे। जो पूर्वज लोग होते थे उनको एक्सपीरियंस होता था, तभी तो वो पहले से चीज़ों को क्लियर करते थे कि अब ऐसा होगा। तो उनको जितना, इसमें हम सिर्फ एक्सपीरियंस के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। सामाजिक तथ्य ऐसी वस्तु है जिसका केवल बाहरी तौर पर ही देखा और माना जा सकता है। इसको हम बाहर देखकर ही समझ सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल डीपली इसको देखना, हम इसको बाहर देखकर ही बता सकते हैं कि ये समाज में क्या कर रहा है और इसकी जानकारी ले सकते हैं। वस्तु का प्रयोग अलग अलग अर्थ में होता है, क्योंकि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान है और सामाजिक तत्वों का अर्थ बदल सकता है। इसी दृष्टि से सामाजिक तत्व में कोई स्थिर धारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील है। गतिशील का मतलब होता है चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, मतलब समाज में जो प्रक्रिया चलती है वो चलती रहती है, वो निरंतर होती है, वो रुकती तो नहीं है, कोई बदलाव। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इट इज क्लियर।
यानी कि एक्सट्रेटिव सामाजिक तत्व को सर्वोत्तम उल्लेख विशेषता इसमें है कि इसका भाषा का गुण मिलते हैं। यानी भाषा का क्या होता है? सामाजिक घटनाओं तथ्यों का निर्माण समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है और सामाजिक तथ्य बार बार विकसित होने पर किसी भी एक व्यक्ति का विशेषता नहीं होता। मतलब पूरे समाज के व्यक्तियों का मतलब एक उन पर वो रहता अधिकार, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता। ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये बार बार विकसित भी होते हैं। एक बार विकसित हो गया फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा विकसित नहीं हुआ, इसका अर्थ है एक स्वतंत्र वास्तविकता है। एक बार जो विकसित हो गया ये बार बार मतलब एक कानूनी तरीके से, जैसे कि कोई नियम है वो एक बार लागू हो गया, लेकिन वो एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए। ये क्या होता है? क्रिया पर प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति पर प्रभाव न डाल के उसके वर्ग पर प्रभाव डालता है। समाज में जो जैसा करेगा वैसा ही होता है। ठीक है, उसके काम पर फोकस करेगा। दूसरा आता है आपका व्यक्तित्व मस्तिष्क। अब इसी को एक बहत्ता को इन्होंने बाध्यता है कि बहत्ता है? पहला है बाध्यता में तो अपन उसको रोकते हैं, बाध्य करते हैं। हम तो पहला बाध्यता है और दूसरा बाध्यता है। नहीं, दूसरा अभी हम बाध्यता के अंदर के पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट में जाएंगे। इसके अंदर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आता है व्यक्तित्व मस्तिष्क और समूह मस्तिष्क की अवस्थाओं में भिन्नता। दूसरा है व्यक्ति समूह परिस्थिति में उसके मनोभावों का व्यवहारों में भिन्नता। और तीसरा आता है सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानता और प्राणी शास्त्रीय समानता। जैसे हम इसके पहले एक व्यक्तित्व के मस्तिष्क और समूह के मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सामाजिक तत्व व्यक्ति से बाहर होते हैं और दुर्गम की प्रथम युक्ति यह है कि व्यक्तित्व मस्तिष्क समूह मस्तिष्क की अवस्थाओं से भिन्नता पाई जाती है। एक समूह अपने सदस्यों की अपेक्षा भिन्न ढंग से विचार करता है। जाहिर सी बात है, तुम उसी परिवार में रह रहे हो, तुम्हारे घर वालों की सोच अलग और तुम्हारी सोच अलग, दोनों ही अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो इनमें भिन्नता होती है। भले ही हम एक ही जगह रह रहे हैं पर हमारी सोच में भिन्नता होती है। हाँ, समूह के विचार करने का ढंग व्यक्ति के विचार से अलग ही अलग होगा। अगर हम किसी यूनिटी में भी शामिल होंगे तो हम अलग सोचेंगे, हमारी यूनिटी अलग सोचेंगे। आगे समझ में ये यूरोपियन का है कहना कि व्यक्तियों के मस्तिष्क एक साथ सम्मिलित होकर नए तरह के मस्तिष्क या मानसिक सत्ता का जन्म देते हैं। अब जब ये अलग अलग जो थॉट्स होंगे लोगों के तो वो एक अलग अलग विचार, फिर ये दूसरी मानसिक सत्ता को जन्म देते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है व्यक्ति समूह परिस्थितियों में व्यक्ति के मनोभाव का और व्यवहार में अंतर। व्यवहार यानी उसका बिहेवियर। दुर्गम प्रकार की युक्ति, दूसरी प्रकार की युक्ति होती है दुर्गम ने सामाजिक तथ्यों की वाहता को स्पष्ट करने के लिए दी है। यानी कि सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभाव और व्यवहारों में अनिवार्य रूप से भिन्नता आ सकती है। यह परिस्थितियों में व्यक्तियों के मनोभाव व्यवहार उस प्रकार नहीं रहते जिस प्रकार व्यक्ति सोचता और व्यवहार करता है। अगर हम सोचें कि हमारे हिसाब से चले, हम जैसा चाहें वैसा हो तो ऐसा होगा नहीं। वो भले हम सोचते रहेंगे, हम सोचते हैं मैं बिल्कुल आज़ादी मिले, हमसे कोई रोक टोक ना करे, हम जब उठना हो जब हमें जाना हो जाए, जब खाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती। कुछ रूल्स हमें समाज के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं, परिवार के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं। हम अपने हिसाब से व्यवहारों में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर हम मान लो कर भी लेंगे तो एक दो दिन खुद डूब जाएंगे, फिर हम सोचेंगे नहीं हमारे जो घर वाले कह रहे हैं हमें वही सोचना होगा। ठीक है, तीसरा आता है सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानता। सामाजिक तथ्य की बाध्यता के संबंध में दुर्किंग ने एक अन्य प्रमाण सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानताओं को भी आधार दिया है। उन लोगों का कहना है कि जैसे अपराध, विवाह, आत्महत्या आदि के आंकड़ों में प्रतिवर्ष एक आश्चर्यजनक एकरूपता दिखाई देती है। इन आंकड़ों में या तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन की गति एक सी रहती है और इस प्रकार की व्यक्तियों के मनोभाव में उनकी विशेषताओं के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे जो हमारे समाज में घटनाएं होती रहती है तो वो रुकती तो नहीं, चलती रहती है। कोई विशेष परिवर्तन इनमें देखने जैसे तो नहीं है कि बिल्कुल कम हो गई हो, नहीं, ये बढ़ती रहती हैं। और इनमें क्या होता है तो इसमें जो आंकड़ों की समानता देखने को मिलती है। ठीक है, प्राणी शास्त्रीय समानता। दुर्किम के अनुसार एक उक्ति है कि समाज में अनेक प्राणी शास्त्रीय समानता पाई जाती है। उनका विचार कि शरीर की व्याख्या एक पृथक कोष्ठ के आधार पर नहीं की जा सकती। शरीर के संबंध में वास्तविक जानकारी करना समस्त कोष्ठों से आदि की सम्मिलित रूप में विवेचना करना। यदि भी शरीर का निर्माण एक कोष्ठों को मिलाकर होता है परंतु शरीर कोष्ठों से बिल्कुल भिन्न है और पूर्णतः स्वतंत्र है। हमारा शरीर कई कोष्ठों से मिलकर बना है पर काम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऐसा तो नहीं कि हमने कहा कि नहीं तो मैम ने जैसे बनाया तुम वैसा करो। वो सबकी
चीजें अलग अलग डिवाइड होती है। अगर एक बीज है तो वो बना भले ही, लेकिन सबके काम अलग अलग है। एक बीज हमने डाला तो उससे हम अगर सही की तुलना, अगर हम एक बीज का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने यहाँ बीज डाला तो यहाँ पे क्या बना, पहले क्या निकली इसमें पत्ती, ये क्या है, यहाँ पे क्या बना, ये जड़ हो गई, ये तना हो गया, जड़ तना पत्ती, पत्ती हो गई। अब इस पत्ती से क्या बनेगी, फूल, फूल। अब इसमें क्या बनेंगे, बीज, फलावर, और फल के अंदर हमारे बीज होते हैं। तो अब ये अलग अलग इसके पृष्ठ हो गए, ठीक है, और फल के अंदर हमारे बीज हो जाते हैं। यानी हमने एक ही पृष्ठ से वही बीज बनाया, पर इसके पृष्ठ कितने हुए, डायरेक्ट हमने बीज से बीज को प्राप्त किया नहीं, पहले इसके अलग अलग पृष्ठ हुए, सबका काम अलग अलग है। तने का काम है पत्तियों को लाना, पत्तियों का काम होता है फूलों को लाना, फूल का काम होता है फल को लाना, फल हमें बीज देता है। तो इनका काम भी यही है कि शरीर का भाग होता है वो अलग अलग पोस्टों से तो भिन्न है, परंतु पूर्णतः स्वतंत्र है। और समाज के निर्माण में व्यक्ति एक पोस्ट के समान नहीं है, इसलिए पोस्टों की भांति वह समाज के अधीन होता है। अब एक ही पोस्ट के अकॉर्डिंग वह काम नहीं करता, समाज में सभी प्रकार के लोग काम करते हैं। फिर आता है आपका बाध्यता। समाज की दूसरी विशेषता है कि बाध्यता, दूसरे शब्दों में सामाजिक तत्वों को व्यक्ति बाध्यमुक्त पूर्वक प्रभाव करता है। वास्तव में व्यक्ति जो कार्य करता है उस पर सामाजिक तत्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होता है। सीधी बात है, मनुष्य अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसको समाज के अकॉर्डिंग बाध्य होकर ही, मतलब समाज के नियमों के अनुसार उसको बाध्यता होने, यानी समाज उसको बाध्य करता है कि तुम ऐसे ही चलो, ठीक है, उसको दबाव बनाया जाता है, सामाजिक दबाव वही बाध्यता होगी। तो सामाजिक दबाव में क्या होगा, आपके अनुसार समाज में प्रचलित अनेक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्थाएं, तो ये एक बाध्य बनाती है, हम इनके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, इनसे हम अलग नहीं हो सकते। फिर तीसरा आता है आपका, कितने दो ही थे इसके, ठीक है, बाकी अलग अलग राइटरों ने इसके अलग अलग वो दिए हैं। फिर आता है आपका दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत। इसमें कितने सिद्धांत हैं आपके, दुर्खिम एकता का सिद्धांत कर देते हैं, बाकी सिद्धांत हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे क्योंकि नंबर चैप्टर हो जाता है। दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रथम भाग में दुर्खिम सामाजिक एकता का विश्लेषण है, सामाजिक एकता रहेगी तभी आगे समाज चलेगा। तो उनका कथन है कि सामाजिक एकता के रूप में परिवर्तन होता है, परिवर्तन आंतरिक एकता से क्रमशः सापेक्ष एकता की ओर होता है। सामाजिक एकता दो विभिन्न प्रकार की, एक प्रथम और यांत्रिक और द्वितीय सापेक्ष एकता। प्रथम में क्या होता है, आदिकालीन समाज यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलने के कारण अब वो यांत्रिक एकता का रूप बदलकर आधुनिक समाज में चेंज हो गया। यानी अगर हम आदि मानव की बात करें तो पहले वो कपि के रूप में विकसित था, फिर धीरे धीरे वो ह्यूमंस बना, फिर उसने शिकार करना सीखा, आग जलाना सीखा, भोजन पकाना सीखा, खेती करना सीखा, घरों का निर्माण किया, वस्त्रों का पहनना शुरू किया, धीरे धीरे उसने चेंजेस शुरू कर दिए और वो आधुनिक युग में डेवलप हुआ। ठीक है, आधुनिक कालीन समाज में संगठन छोटे छोटे आकार के होते थे, पहले यूनिटी छोटे ग्रुप में होती थी, अब आधुनिक में हम देखेंगे तो बड़े बड़े संगठन हो गए। ठीक है, और इनकी गिनती अलग अलग है, सदस्यों की आवश्यकताएं प्रायतः समान होती थी और सामाजिक आर्थिक क्रियाएं, आचार विचार, भिन्नताओं के समान भी थे। लेकिन अब हम आधुनिक समाज की बात करेंगे तो इसमें सब चीज चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे यूनिटी बड़े तौर पे दिखती है, यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई है, खाना पीना चेंज है, रहन सहन चेंज है, सब चीज कल्चर चेंज हो गया है और यहाँ के धर्म भी अलग अलग है। सदस्यों में मानसिक और नैतिक आधार पर अत्यधिक समानता थी, साथ ही उन पर जन्म, परंपरा, धर्म आदि का दबाव रहता था। लोग पहले यही कहते थे नहीं हमारे जो पूर्वजों ने कहा हमको वही करेंगे, वो उनमें ये नहीं देखते थे कि वो सही या गलत, पर वो उनकी बातों को लेके चलते थे। ये सामाजिक एकता थी, तो लोग इसमें यूनिटी बना के रहते थे ना कि नहीं हमारे उनने जो कहा है दादाजी ने तो हम तो वही करेंगे, हमारे जो पूर्वज जो कहते हैं उन्हीं को रूल्स को फॉलो करते रहते हैं और वो रूल्स फॉलो कर करके हमारे एकता का अग्रसर ले जाते हैं, हमें एकता की भावना का विकास करते हैं, क्योंकि हम पे एक प्रेशराइज भी है कि हम जो करेंगे वो हमारे ही हित का होगा। दुर्खिम का यही यांत्रिक एकता का सिद्धांत होता है, इसको यांत्रिक एकता का यानी कि एक मशीन की तरह जुड़ा रहना। यंत्र यानी एक मशीन होती है और उसको जैसे समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांध के चलते तो उसमें लोग जनमत थे, परंपराएं थी, धर्म, राजा के दबाव से जैसे बड़े लोग निकल गए तो आंखें बंद करके निकलेंगे, अगर राजा निकल गया तो लोग नीचे झुका
जाओगे, लेकिन अब आजकल ऐसा तो नहीं है। अब लोग अपने आप को बड़ा, तो पहले के लोग इसी को ही हम सामाजिक एकता का सिद्धांत में आंतरिक एकता का सिद्धांत मानते हैं। यानी कि इसमें जनतंत्र में इतना प्रभाव होता था कि व्यक्ति के रूप में किसी भी का भी कोई महत्व नहीं होता था। व्यक्ति का व्यक्तिगत सामूहिक व्यक्तित्व में इतना गुण मिल जाता था कि उसके अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व ही मिल गया। अब उसमें व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो एक दूसरे में इतना गुण मिल गया, वो लोग एक दूसरे को मिलके ही चलते हैं। हमसे जो जिसने जो कह दिया हम भले ही राजा हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं अगर हमसे जो कह दिया उसमें हमारा भी अस्तित्व कुछ नहीं हुआ। तो ये हो गया इसका आंतरिक एकता का सिद्धांत। अब दूसरा आता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो इसको हम नेक्स्ट कहते हैं कि आजीवन है, नहीं मैम रहने दो। ठीक है। तो इसका ये समझा देंगे, तुम आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ के आओगे, थ्योरी ऑफ सुसाइड एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, ये तुम पढ़ के आओगे, ठीक है। बाद इसके बाद आपका ये इसमें सिद्धांत में चलेंगे, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट डे।